हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेज 29 पे जो अपना टॉपिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, और लास्ट में हमने देखा निधि कंपनीज के रिगार्डिंग। इसके पहले जो अपने लोन्स वाले में बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला कि वहाँ पे ड्राफ्टिंग में एक एरर है गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से कोई एरर नहीं है यहाँ पे। तो जो लिमिट है वो 2 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ वाली, तो एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो दोनों ही तरफ कवर नहीं हो रहा। एक तरफ लेस देन 2 करोड़ बोला, दूसरी लिमिट में मोर देन 2 करोड़ बोला। तो एग्जैक्ट 2 करोड़ का अमाउंट जो है वो दोनों लिमिट्स में कवर नहीं हो रहा है, वो स्किप हो गया है। अनइंटेंशनल होगा ऑब्वियसली, लेकिन वो ड्राफ्टिंग एरर है, अभी तक रेक्टिफाई हुआ नहीं है, तो एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, चेंज मत करना। फिर उसके बाद वाले पॉइंट में अपने देख रहे थे जो लोन्स दिए जाएंगे भाई निधि कंपनी, तो उसमें जो सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, वो सिक्योरिटी में आप कौन सी असेट्स रख सकते हो उस पर बात की हमने, और उसके हिसाब से लोन का ड्यूरेशन जो है वो वेरी करेगा। तो एक बार आपको फिर से पॉइंट बता देता हूँ। उसमें हमने देखा गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी वाले पॉइंट में अगर आप ये सारी चीजें मॉर्गेज करके उसके बेस पे पैसा उठा रहे हो, तो 1 साल तक के लिए ही आपको लोन मिल सकता है, उससे लॉन्ग टर्म नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाला लोन हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में हमने देखा कि वहां पे पहली चीज तो ये कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप उनके पास प्लेज कर रहे हो, उसकी वैल्यू के 50% जितना ही आपको लोन मिल सकता है। हाँ, ये लोन लॉन्ग टर्म हो सकता है क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उतना उनको भी थ्रेट नहीं है, तो 7 ईयर्स तक का लोन आपको दे सकते हैं, वो हमने देखा। अच्छा, निधि कंपनी के ऊपर भी एक लिमिटेशन है, तो उनकी जो टोटल लोन बुक है उसमें से इस कैटेगरी के जो लोन्स है वो मैक्सिमम 50% ही हो सकते हैं। तो बाकी कौन से लोन्स होंगे जो अदर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो उनके ऊपर भी 50% की लिमिटेशन, और आप कितना पैसा बोरो कर सकते हो वो भी, उसमें भी 50% वाली ही लिमिटेशन है। ये 2 पॉइंट्स थे। और तीसरा एफडी वाली सिक्योर, मतलब एफडी और एनएससी सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब के बेस पे भी आपको लोन मिल सकता है, ये बात भी हमने देखी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। वो 7.5% वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला था, वो कंडीशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, जो हमने देखा कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम, तो जितना डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं प्लस 7.5%, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, उतना लोन चार्ज किया जा सकता है। तो ये जो मार्जिन है ना, इसको ऐसे बैंकिंग लैंग्वेज में ना स्प्रेड बोला जाता है। एक होता है कि बेसिक जो आपको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं और आपसे लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, उसके बीच में जो मार्जिन है, उस मार्जिन को ना बैंकिंग टर्म्स में स्प्रेड वर्ड के हिसाब से बोलते हैं। स्प्रेड का मतलब वो हो गया दोनों का डिफरेंस। तो मैक्सिमम उतना मार्जिन वो लेके चल सकते हैं 7.5%, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। इतना हेवी रेट नहीं होता है मार्जिन अगर होगा तो 2%, 3%, 4% होगा, बट एक कैप लगा दिया है। ठीक है, चलो देखें आगे। अब डायरेक्टर्स वाला पॉइंट है यहाँ पे। अब अपना कंपनी लॉ में भी डायरेक्टर्स का पूरा पार्ट है, जो पार्ट बी में हम वहाँ पे चैप्टर्स देखने वाले हैं। इसमें काफी सारी कंडीशन वहां से मैच करती है, बट क्योंकि वो चैप्टर्स अभी पेंडिंग है तो यहाँ से भी एक बार डिस्कस करवा देता हूँ, तो कंडीशंस कंप्लीट हो जाएंगी, फिर वहाँ वापस पढ़ लेंगे। बोला कि द डायरेक्टर शैल बी अ मेंबर ऑफ निधि कंपनी। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि कंपनी का जो डायरेक्टर होगा वो खुद उस कंपनी का मेंबर भी होना चाहिए, नेसेसरी है, ये बोला है। अब मेंबर बनने के लिए करना क्या था, 100 रुपए के शेयर्स खरीदने थे और कुछ नहीं, तो बेसिक फॉर्मेलिटी हो गई। डायरेक्टर ऑफ अ निधि कंपनी शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ऑन द बोर्ड ऑफ निधि। तो ये उनका टर्म ऑफ ऑफिस हो गया। कॉन्जिक्यूटिवली 10 ईयर्स तक वो बोर्ड पे मेंबर की तरह या डायरेक्टर की तरह काम कर सकते हैं। डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ओनली आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 ईयर्स ऑफ सीजिंग टू बी अ डायरेक्टर। ये इसको ना कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में या कंपनीज एक्ट में। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब ये है कि 10 साल से आप एक निधि कंपनी के डायरेक्टर हो, कंटिन्यूसली आप उस पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो 10 साल के बाद तो कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे, तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 2 साल का ब्रेक आपको लेना पड़ेगा, फिर 3rd ईयर में आप वापस रीअपॉइंट हो सकते हो। तो 10 साल आपने काम किया, 2 साल का ब्रेक आ गया, 13th ईयर से आप फिर से अपॉइंट हो सकते हो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स कॉन्जिक्यूटिवली, वो चलेगा। बट 10 साल के बाद 2 साल का ब्रेक लेना या गैप लेना जरूरी है। कोई भी ऐसी पोस्ट जो ऐसे मेरिट के बेस पे एज अ डायरेक्टर, एज एन ऑडिटर अगर आप कंपनी में अपॉइंट होते हो ना, तो वहाँ पे एक पॉइंट के बाद ऐसा कूलिंग ऑफ पीरियड आता है, वो नेसेसरी भी होता है। कंपनी की सिक्योरिटी के लिए बोल सकते हैं कि एक ही बंदा एक पोस्ट पे परमानेंटली बैठा हुआ है, तो वो अगर वहां कुछ फ्रॉड्स कर रहा है, अब्यूज ऑफ पावर कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, पता ही नहीं चलेगा कभी। उस पोस्ट से वो हटेगा तो कोई आके चेक करेगा ना, तो थोड़े टाइम के बाद ना उसको एक ब्रेक देना जरूरी है कि अब 1, 2 साल, 3 साल के लिए आप इस पोस्ट पे कंटिन्यू मत करो, ताकि और कोई आए और वो ये सारी चीजों को वेरीफाई करना चाहे तो कर सके, और अगर कोई फ्रॉड्स हुए हैं तो बाहर आ सके। तो इसके लिए ब्रेक देना जरूरी है, और ये चीज हर जगह होती है। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी होता है, ट्रांसफर्स होते रहते हैं। आप देखते हो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो 25-30 साल से एक ही ऑफिस में बैठा है, वहीं पे रिटायर हुआ। लो लेवल पे, क्लरिकल लेवल पे हो सकता है। जो अथॉरिटी वाली पोस्ट होती है ना, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में होता है, आप देखना उनकी ट्रांसफर होती रहती है। आपने सुना भी होगा ऐसा। अपने सोचते यार क्यों परेशान करते बेचारों को, आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो बैठे हो ना एक ही जगह पे, तो वो क्यों नहीं बैठ सकते। बट क्या होता है ना, जिस पब्लिक पोस्ट पे वो है, उनकी एक अथॉरिटी, एक पावर होता है उनके हाथ में,
फिर किसी का काम करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, वैसा भी हो जाता है। तो एक ही पोस्ट पे एक ऑफिसर एक ही ऑफिस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और अगर उसका मिसयूज होना शुरू हो गया तो पता नहीं चलेगा। तो बेटर है कि उनको थोड़े थोड़े टाइम में ट्रांसफर करते रहो, सेटल मत होने दो बहुत ज्यादा। अनसेटल्ड रहेंगे ना, नई जगह पे जाएंगे, वहां किसी को जानते नहीं है, वहां वो कॉन्टैक्ट, वो नेटवर्किंग, वो फिर पैसे चार्ज करना, ब्राइब लेना, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो उस इसलिए उनको वो रोटेशन में रखते हैं और वो बार बार शिफ्ट करते रहते हैं, वैसा होता है। आगे देखें और क्या पॉइंट है। Whether tenure of any director in any case had already been extended by the central government, it shall terminate on expiry of such extended tenure। ये implied था, अगर एक बार आपका जो टेन्योर है वो खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने आपको कुछ एक्सटेंशन दिया था कि 10 साल में और आप एड ऑन कर लो, अब वो एड ऑन वाला ड्यूरेशन भी खत्म हो गया, तो इम्प्लाइड है आपका जो टर्म है वो कंप्लीट, तो फिर आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा, उसके बाद आप वापस आ सकते हो। ये सब ऑब्वियस बातें थी, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं था। द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिन। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, ठीक है, वो एप्लीकेबल रहेगा, तो सबको ही लेना पड़ेगा, निधि कंपनी हो या नॉर्मल कंपनी, आपको DIN नंबर तो लेना ही है। उसके बाद अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ निधि इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ही इज अनडिस्चार्ज एज इंसॉल्वेंट। अब इसमें अलग अलग स्टेजेस है। अनसाउंड माइंड तो आपको पता है कि मेंटली वो बंदा स्टेबल नहीं है। दूसरे पॉइंट में बोला अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी आ गई है लेकिन अभी तक लायबिलिटीज पे ऑफ करके डिस्चार्ज नहीं किया हुआ है, पैसों का हिसाब किताब बाकी है, उस स्टेज पे है। फिर बोला ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, अगर आप इंसॉल्वेंट अपने आप को डिक्लेयर करते हो तो पहले तो ये सारा पैसों का सेटलमेंट करो, उसके बाद कोर्ट में आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा जिसमें आप उनको बोलोगे कि वो सर्टिफाई कर दे कि आप एक डिक्लेयर्ड या एडजस्ड इंसॉल्वेंट हो। इसका मतलब कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि आप इंसॉल्वेंट हो, हमने लीगली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और आपने अपनी सारी लायबिलिटीज जितनी भी थी अभी तक और जितनी आपके पास असेट्स थी वो आपने पे करके सेटल कर दी। ये सर्टिफिकेट एक प्रूफ है कि अब ये पुरानी बात खत्म हो गई, एक सर्टिफिकेट आ गया, आपको इंसॉल्वेंट एडजस्ट कर दिया, सब जीरो हो चुका है। अब आपको नया कुछ स्टार्ट करना है जीरो से तो आप कर सकते हो, आपको जैसे भी ठीक लगे, यहाँ तक का मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है, तो एक सर्टिफिकेशन होता है। अभी आपने इसका एप्लीकेशन किया हुआ है लेकिन एडजस्ट करना या डिसीजन आना बाकी, तो टिल दैट टाइम वो डिस्क्वालिफिकेशन आप पे एप्लीकेबल रहेगा। डी पॉइंट में बोला है ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब ही वही है कि आपने उस पोस्ट पे रहते हुए कोई अनएथिकल या इलीगल काम किया होगा, तो उस हिसाब से आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया, आप पे चार्जेस लगाए, और इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस कितना है, नॉट लेस देन 6 months, कम से कम 6 महीने की जेल हुई होगी तो डिस्क्वालिफाइड। एंड द पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। ये और खतरनाक पॉइंट हो गया, आपका जो सेंटेंस खत्म हुआ ना, जेल का टर्म खत्म हुआ, उसके बाद 5 साल अभी तक हुए नहीं है, इसका मतलब ये है कि जेल से वापस आने के बाद 5 साल तक आपके ऊपर बैन रहेगा, आप डायरेक्टर की तरह अपॉइंट नहीं हो सकते। तो बहुत लॉन्ग टर्म हो गया, 1 साल की सपोज आपको जेल हुई है तो 1 साल और उसके बाद 5 साल, उसके बाद फिर आप अपॉइंट हो सकते हो, तब तक के लिए डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे। तो एक अच्छा खासा आपका करियर का टाइम चला जाएगा जिसमें आप डिस्क्वालिफाइड रहोगे, तो ऑफिशियली आप एज अ डायरेक्टर जो है काम नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ये सारी चीजें वहां पे कंपनीज एक्ट में ना सेक्शन 164 आएगा, उसमें डिस्कस होने वाली है, यहाँ पे भी वही पॉइंट्स है। और उसमें प्रोवाइडेड दैट देख लो, इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड इन रिस्पेक्ट देयरऑफ टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर, ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। मतलब 7 साल से ज्यादा जेल हो गई, 7 साल या उससे ज्यादा, तो एलिजिबिलिटी खत्म, फिर वो 5 साल का बैन, ऐसा कुछ नहीं, परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड। ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा, 7 साल से ज्यादा जेल हुई है किसी को तो काम भी वैसा किया होगा, कोई सीवियर ऑफेंस होगा, तो फिर उसको डायरेक्टर बनाना अलाउ ही नहीं करना चाहिए, एनी टाइम इन फ्यूचर उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, तो परमानेंट रिस्ट्रिक्शन आ गया। ई पॉइंट में बोला एन ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हैज बीन पास्ड बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड द ऑर्डर इज इन फोर्स। कोर्ट ने आपके ऊपर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगाया या एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया कि इस पर्टिकुलर पर्सन को एज अ डायरेक्टर कंटिन्यू नहीं करने देना चाहिए, और वो ऑर्डर अभी भी इफेक्टिव है, उन्होंने वापस नहीं लिया होगा, तो डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, he has not paid any calls in respect of any shares of the company held by him whether alone or jointly with others। आपने कोई कॉल मनी पे नहीं किया कंपनी के शेयर्स का, एंड 6 months have elapsed from the last day fixed for the payment of the call। 6 महीने हो चुके हैं, आपको लास्ट जो ड्यू डेट दी थी कॉल मनी पे कर देना, 6 महीने हो गए अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अपना ये टॉपिक कंपनीज एक्ट में भी पेंडिंग है, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, चैप्टर 10 में वहां पे कवर होगा, ठीक है। बेसिक आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली है क्या।
रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये है कि आपकी कंपनी और दूसरी कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई एलएलपी, कोई भी एंटिटी है जिसके साथ आप अग्रीमेंट या डील करने जा रहे हो और आपकी और उस फर्म के बीच में कोई कॉमन लिंक है, कॉमन डायरेक्टर्स, कॉमन प्रमोटर्स, डायरेक्टर के रिलेटिव्स, प्रमोटर्स के रिलेटिव्स, ये सब वहां पे मेंबर है, तो फिर वो दो एंटिटीज को रिलेटेड पार्टीज मानते हैं। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जब भी होते हैं तो जो कॉमन लिंक है, जैसे दो डायरेक्टर या एक डायरेक्टर उन दोनों कंपनी में कॉमन है, तो उस बोर्ड मीटिंग में, उस बोर्ड मीटिंग की वोटिंग प्रोसेस में उस डायरेक्टर को अलग रहना पड़ता है, वो वोट नहीं कर सकता और उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि भाई मैं रिलेटेड पार्टी हूँ, इंटरेस्टेड डायरेक्टर हूँ, तो ये सारी चीजें जो है आप मेरे बिना करना। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी नीडेड होती है, शेयर होल्डर्स के सामने भी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, आरओसी को भी पता होना चाहिए। तो वो सब प्रोसीजर्स 188 में बोले हैं, अगर उसका नॉन कंप्लायंस होगा तो भी यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन आ सकता है। तो शॉर्ट में अभी इतना ही ध्यान रखना है। ही हैज बीन अलॉटेड डिन नंबर, ठीक है, तो ये तो अलॉट हो गया ना, इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? नहीं, ही हैज नॉट बीन होना चाहिए। इसमें नॉट आना चाहिए। अगर डिन नंबर नहीं अलॉट हुआ है ना तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने पढ़ रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन या कब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अगर डिन नंबर अलॉट हो गया है तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, नहीं हुआ है तो फिर इशू आ सकता है, ये टाइपिंग एरर हो सकता है। डिन नंबर अलॉट होना बाकी है या नहीं हुआ है तो फिर आप कंटिन्यू नहीं करोगे, वैसा आप चेंज कर लेना उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, नो पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ निधि कंपनी और एनी अदर कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे नॉन कंप्लायंसेस की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन आ रहा है। एक तो आपकी निधि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स जो फाइल करना होता है वो नहीं कर रही है। ऐसा भी नहीं कि एक बार डिफॉल्ट हुआ, कंटिन्यूस पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से ये सब डॉक्यूमेंट्स आरओसी में फाइल ही नहीं हुए, तो फिर ऑब्वियसली डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टॉप मोस्ट मैनेजमेंट पे ये बर्डन आने वाला है कि आपने कंप्लायंसेस क्यों नहीं की, तो उसकी वजह से भी डिस्क्वालिफिकेशन आएगा। और बी पॉइंट में पेमेंट बेस्ड नॉन कंप्लायंसेस की बात हो रही है, और डिपॉजिट्स रीपे नहीं किए, उस पर जो इंटरेस्ट पे करना था वो पे नहीं किया, तो ये सारे इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अब ड्यूरेशन देख लेते हैं कि भाई कितने टाइम से डिफॉल्ट चल रहा है और उसको सुधार सकते हैं या क्या ऑप्शन है। हैज फेल्ड टू रीपे द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय इट और पे इंटरेस्ट thereon or to redeem any debentures on the due date or pay interest or pay any dividend declared and such failure to pay or redeem continues for 1 year or more। एक साल से डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है तो प्रॉब्लम आएगी। shall be eligible to be reappointed as a director of that company or appointed in any other company for a period of 5 years from the date on which the said company fails to do so। मतलब ये वो रिस्ट्रिक्शन आ गया कि एक साल से ज्यादा डिफॉल्ट कंटिन्यू हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, और अब आप अगर डायरेक्टर की तरह इस कंपनी में या किसी और कंपनी में अपॉइंट होना चाहते हो तो 5 साल का आपके ऊपर बैन लग जाएगा, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और वो 5 साल का बैन जो है वो उसके बाद कंटिन्यू करने की कंडीशन ये है कि ये सारे डिफॉल्ट्स आपने ठीक कर दिए हो। ऐसा ना हो कि डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहे हैं, तो 1 साल से ज्यादा डिफॉल्ट कंटिन्यू हुआ तो बैन कर दिया और ये सब चीजें सुधार दोगे, उसके बाद भी 5 साल का बैन आपके ऊपर लग जाएगा। ऐसी कंडीशन अपन ने पहले भी देखी थी, सिमिलर लाइन पे पॉइंट चल रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड को लेके। अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में निधि कंपनी में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स को रिलेट कर रहा है। अभी ये टॉपिक पूरा डायरेक्टर वाले चैप्टर से था, अगला पॉइंट जो है वो डिविडेंड को लेके है। अब कंपनीज एक्ट में अपना चैप्टर नंबर 6 है, डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, ये पॉइंट वहां से रिलेट कर रहा है। अब वो पढ़ लिया होता है तो ये जल्दी समझ में आ जाता है, शायद नहीं भी पढ़ाना पड़ता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही पॉइंट है, अपने डिस्कस कर सकते हैं उसको। रूल 18 का रेफरेंस है, अ निधि कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड exceeding 25% or such higher amount as may be specifically approved by the regional director for reasons to be recorded in writing and further subject to the following conditions namely। तो बोला है कि एक तो आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो उसका एक मैक्सिमम कैप लगा दिया, और साथ में बोला है कि आपको रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बाकी कंडीशंस में क्या बोल रहे हैं, जितने अमाउंट का आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो ना उतना अमाउंट आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये। और डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए। डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट आर पेएबल टू आउटसाइडर्स, दे आर डेट होल्डर्स। आप एक तरफ डिविडेंड दे रहे हो, दूसरी तरफ डिपॉजिट वालों का पैसा बाकी है, तो उनका पहले पेमेंट कर दो ना। अगर आपके डिविडेंड देने का पैसा है तो शेयर होल्डर्स को बाद में पे करना, आउटसाइडर्स को पहले पे करो, उनके डेट सेटल करो, इसलिए कंडीशन रखी। और तीसरा, उन्होंने सारे रूल रेगुलेशन जो कंपनी पे एप्लीकेबल है वो फॉलो की, जनरल गाइडलाइन है, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, वो भी इस लिमिट के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, अगेन वो दूसरा टॉपिक है, ऑडिटर की बात हो रही है। ऑडिटर का मतलब एक प्रोफेशनल जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करेगा रेगुलरली और उस पर अपना एक ओपिनियन और एक रिपोर्ट जनरेट करेगा, इसमें मेंशन करेगा कि मैंने अकाउंट चेक किए और मुझे इसके अंदर क्या ठीक लगा क्या नहीं लगा, कौन सी मिस्टेक्स थी जो मैंने रेक्टिफाई करवा दी और जो रेक्टिफाई नहीं हो पाई है वो सारी मैंने मेंशन कर दी है।
अब शेयर होल्डर जाने और कंपनी का मैनेजमेंट, मैंने अपना काम कर दिया। तो ऑडिटर का रोल वैसा है, ये एक आउटसाइडर है जो प्रोफेशनल फीस चार्ज करके आपके रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करके रिपोर्ट करेगा, ये पॉइंट। अब इनके अपॉइंटमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, देख लेते हैं टर्म ऑफ ऑफिस और वो सब क्या बोला है। अ निधि कंपनी शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल as auditor for more than one term of 5 consecutive years, and Nidhi shall not appoint or reappoint an audit firm as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive years. अब अगर आप किसी इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स को इंडिविजुअल प्रोफेशनली ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो जो इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी कोई फर्म या एलएलपी नहीं है, तो आप उसको 5 साल के एक टर्म के लिए कंटिन्यूसली अपॉइंट कर सकते हो, फिर किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ऑडिटर, ऐसा बोला है। और यही अगर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तो उनको अगर आपने अपॉइंट किया है तो उनको 5 ईयर्स के 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए आप अपॉइंट कर सकते हो। तो मैक्सिमम एट अ टाइम 10 ईयर्स हो गया। ये 5 ईयर्स के जो 2 टर्म्स हैं, ये पर टर्म मैक्सिमम 5 ईयर्स है, उससे कम भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं अपॉइंट किया तो 5 साल के लिए करना ही पड़ेगा, 4+4 भी हो सकता है, 5+4 भी हो सकता है, 3+5 भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन एक टर्म जो होगा वो मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन का, 5 साल का। और ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली कितने टर्म्स के लिए अपॉइंट कर सकते हो, 2 टर्म्स। तो 5+5 मैक्सिमम 10 हो सकता है, इससे कम भी पॉसिबल है, ठीक है, ये बोला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में वही आ गया, कूलिंग ऑफ पीरियड। यहाँ पे 2 साल का है, भाई 5-5 साल के 2 टर्म्स आपने फर्म को अपॉइंट कर दिया ना, अब उनको ब्रेक देना पड़ेगा, किसी और को अपॉइंट करो, और एटलीस्ट 2 साल के लिए किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर आप भले इस फर्म को वापस लेके आ जाओ तो चलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में, फर्दर इन केस ऑफ एन ऑडिटर whether individual or firm, the period for which he or it has been holding office as auditor prior to the commencement of these rules shall be taken into account। तो ये जो 5 साल और 10 साल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये रूल नंबर जो भी हम ऑडिटर के रिगार्डिंग होगा रेफरेंस में, या निधि रूल्स की हम बात करें इन जनरल, तो ये निधि रूल्स आने से पहले से अगर आप अपॉइंटेड थे उस कंपनी के लिए, तो जितना भी टर्म आपने कंप्लीट कर लिया था वो आपके टोटल 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में कंसिडर होगा। तो ऐसा नहीं है कि रूल आने के बाद 0 से काउंट स्टार्ट होगा, जितना आपने टर्म कंप्लीट कर लिया वो कंसिडर होगा और फिर ये लिमिट लगाई जाएगी और उस हिसाब से आपका टेन्योर जो है वो काउंट होगा। तो ये कंसिडर करने के लिए बोला है, तो हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। ऑडिटर अपना सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट का मतलब रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे कि हमने जो भी रिकॉर्ड चेक किए उसमें हमें क्या सही लगा क्या नहीं लगा, जो भी अपना ओपिनियन है वो, ठीक है। नेक्स्ट, एक और कंप्लायंस इनके ऊपर हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करने का। जैसे बाकी कंपनीज के ऊपर यूजुअली एनुअल रिटर्न्स का एक बर्डन होता है, यहाँ पे हाफ ईयरली रिटर्न बोला हुआ है। जो फॉर्म नंबर है दैट इज NDS 3, प्रिस्क्राइब फीस जो है वो साथ में पे करनी पड़ेगी। और बोला है कि ये जैसे ही आपका हाफ ईयर खत्म होगा उसके 30 डेज में आपको ये हाफ ईयरली रिटर्न कंपनी के बारे में फाइल करना है और इसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, जिसमें तीनों प्रोफेशनल्स को अलाउ किया है कि वो साइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। अगला आंसर बड़ा सिंपल है, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू एनफोर्स कंप्लायंस। रजिस्ट्रार तो ऑब्वियसली वो अथॉरिटी है जो ध्यान रख रही है कि सारी कंपनीज का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चले। तो जो भी आपके ऊपर रूल्स एप्लीकेबल है, अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो आपसे फॉलो कैसे करवाना है, उसके लिए जो ऑर्डर्स देने हैं, जो एक्शन लेना है, वो रजिस्ट्रार ऑब्वियसली ले सकते हैं। ये पॉइंट तो एप्लीकेबल रहेगा। तो जनरल आंसर है, टेक्निकल कंडीशन नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज रीड आउट भी करनी है तो समझ में आ जाएगा, आप उसको टिक करके रख लो। लैंग्वेज में वो डाउट आए, नहीं समझ आए तो आप बोल सकते हो, ठीक है, पता चला। तो ये पूरा निधि कंपनी वाला जो ब्लॉक है अपना ये कंप्लीट हुआ। मैंने आपको बोला इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पूरा आंसर ऐसे एक साथ तो नहीं पूछेंगे, बट जितने अपन ने टॉपिक्स देखे सब हेडिंग वाइज, उसमें से सिलेक्टेड पॉइंट्स वो लेके क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, दैट इज रिगार्डिंग प्रोड्यूसर कंपनी। ये जो कंसेप्ट है ये पुराने एक्ट में भी था, नए एक्ट में भी ये कंटिन्यू हो रहा है ऑब्वियसली। और क्या इसका आइडिया है वो समझ लो। प्रोड्यूसर कंपनी में प्रोड्यूसर्स कौन है? मेजरली ये वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग और इस तरीके की एक्टिविटीज के साथ रिलेट करते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री आ जाएगी, मतलब नेचुरल चीज़ों से जो भी कनेक्टेड है वो सारे लोग यहाँ पे कवर हो रहे हैं, ठीक है, वैसे बोला हुआ है। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो एग्रीकल्चर या इस फील्ड में काम करते हैं, या डेयरी फार्मिंग में, कैटल रेयरिंग में, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। इवन नेचुरल प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं, तो इसमें मैंने आपको फिशिंग वाला बोला, पोल्ट्री फार्मिंग भी इसमें कवर हो जाएगा। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड गुड्स जो रूरल लेवल पे, सेमी अर्बन लेवल पे बनते हैं, ठीक है, हाथ से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ये सब चीजें भी इसके अंदर कवर हो रही है। इसकी पूरी लिस्ट है। अब ये प्रोड्यूसर्स जिस तरीके से काम करते आ रहे थे इनिशियली, ये लोग क्या करते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं। विलेज लेवल पे भी बहुत काम हुआ है इसके ऊपर। और ये हैंडमेड गुड्स जितने भी है, गाँव-गाँव में इन्होंने ये सिस्टम चेंज किया, काफी इंप्रूवमेंट आया और इससे ना ये हैंडीक्राफ्ट या जो चीजें हैं वो डेवलप होने लगी। मतलब गाँव में जैसे सिस्टम पहले के टाइम पे कैसा होता था, भाई जो जेंट्स है, जो मेल है,
वो सारे फार्म में काम कर रहे हैं। अब लेडीज को फिर वो रिस्ट्रिक्शन होता था, आप घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकते एंड ऑल दैट, तो वो सारी सिचुएशन जो है वो रही है। बट इसको इन्होंने चेंज कैसे किया, विलेज लेवल पे जाके गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें लोकल लेवल पे हेल्प की कि भाई जितनी भी लेडीज हैं विलेज की, उनको ये हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड गुड्स के काम में इन्वॉल्व किया, और सारी लेडीज का ही उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी एंटिटी फ्रेम करवा दी। अब वो सिस्टम कैसा हो गया कि कल्चरल इश्यूज भी नहीं आ रहे और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं प्रोडक्शन में। भाई जो मेल है जितने भी, वो सारे अगर फार्मिंग का काम कर रहे हैं, तो लेडीज जो है वो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही है और कुछ नंबर ऑफ आवर्स दिन का इस काम के लिए दे रही है, और सारी लेडीज गांव की एक साथ काम कर रही हैं, तो वो बाकी की फैमिली मेंबर्स को भी कोई ऑब्जेक्शन अब इसमें है नहीं। तो ऐसे करके इन्होंने इस चीज को डेवलप किया और रूरल लेवल पे ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई। अब इनका जब बिजनेस ग्रो कर रहा है, मल्टी स्टेट या दूसरे स्टेट में भी गुड्स जा रहे हैं, तो इन्होंने फिर इसको कन्वर्ट किया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लेवल पे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टीपल स्टेट्स में एक साथ काम कर रही है। टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आ रही थी क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लॉज हैं वो डुअल लॉज हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट तो है ही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लोकल एक्ट भी होते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट का एक्ट अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। अब अगर आप मल्टी स्टेट लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको गुजरात गवर्नमेंट का ही फॉलो करना है, महाराष्ट्र वाला फॉलो करना पड़ेगा, और उसमें कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो आप परेशान होगे कि इनकी बात सुने या उनकी बात सुने, फिर नॉन कंप्लायंस होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक अलग कैटेगरी बना दी कंपनीज की, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर कंपनी। और उनको बोला कि आप जितने भी ये प्रोड्यूसर्स हो, आप लोग एक प्रोड्यूसर कंपनी बना लो, एक कंपनी फ्रेम कर लो। कंपनी फ्रेम करने का फायदा क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले फॉर्मेट से बाहर निकल जाओगे। और कंपनीज एक्ट सेंट्रल लेवल पे एक ही है, उसमें स्टेट लेवल अथॉरिटीज का कोई इंटरफियरेंस है नहीं, जिससे आपको मल्टीपल स्टेट्स में काम करने में प्रॉब्लम है। तो इसका एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दे दिया, प्रोड्यूसर कंपनी। आया समझ में? पुराने एक्ट में भी रेफरेंस था, नए एक्ट में भी कंटिन्यू हो रहा है, और आप इसका यूज कर सकते हो अगर आप इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो तो। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स जो आपको दे रखे हैं ना, वही मैं आपको जो लिस्ट बता रहा था कि क्या क्या एक्टिविटीज करने पे आप प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हो और आप प्रोड्यूसर की कैटेगरी में कवर होगे, वो लिस्ट यहाँ पे दी है। मेजोरिटी पॉइंट्स मैंने आपको बताया और उसी से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। ये एक पूरा आंसर है, एग्जाम में पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी, ये एक आंसर वो लोग पूछ लेते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको हाईलाइट कर लेना। एक्ट का जो रेफरेंस है यहाँ पे 581B जो आपको सेक्शन दे रखा है ना, वो पुराने एक्ट का सेक्शन है, कंपनीज एक्ट 1956 का, क्योंकि नए एक्ट में तो खाली 470 सेक्शन ही है, 581 तो हो ही नहीं सकता। वो पुराने एक्ट का मेंशन किया हुआ है, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। लेकिन इसमें सेक्शन नंबर जो है वो नए वाले भी आ चुके हैं, नए एक्ट के, जो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है ना ऊपर 465। तो मैं एक बार फिर से सेक्शन नंबर के रिगार्डिंग रेफरेंस ले लूंगा, ये नए एक्ट वाले अगर लिखने हैं तो फिर अपने 581B वाला नहीं लिखेंगे, उसके बदले सेक्शन चेंज कर लेंगे। तो मैं वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपडेट करवा दूंगा। अभी आप ऑब्जेक्टिव्स तो पढ़ ही सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स भी आए हैं, प्रोड्यूसर कंपनी रूल्स 2021, रेफरेंस की डेट आपको दे रखी है। उसमें कुछ चीज़ों के बारे में मीनिंग समझाया, अगर कुछ टेक्निकल नहीं है तो फिर जाने देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन है चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है, वो एक प्रोसीजर है। और इन्वेस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व्स, अच्छा ये आपको एक लिस्ट दे रखी है कि प्रोड्यूसर कंपनी के पास जो भी जनरल रिजर्व में जो पैसा बच रहा है उसको वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये एक आंसर बन सकता है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग पॉइंट्स है। तो 5-6 ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप इनमें से कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि नया पॉइंट है, अभी अभी रूल्स आए हैं, एग्जाम में उनको पूछने का मौका बहुत ज्यादा मिला नहीं है, तो ऑब्वियसली ये यूज हो सकता है। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट कैटेगरी इज रिगार्डिंग फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का बेसिक मीनिंग आइडिया है आपको, जिसका हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया, और इंडिया में भी वो अपना बिजनेस आगे एक्सपांड कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। एज अ ब्रांच यहाँ पे उन्होंने बिजनेस सेटअप किया होगा, दैट इज अ फॉरेन कंपनी। यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया है। अब ये पूरे टॉपिक में सेक्शन वाइज उनको क्या कंप्लायंस फॉलो करने होते हैं वो बताए हुए, तो वो देख लेते हैं क्या क्या बोला हुआ है। सेक्शन का ब्लॉक आपको बता दिया, 379 से लेके 393 तक। चैप्टर नंबर 20 है अपने एक्ट का, 29 चैप्टर्स की बात हुई थी स्टार्टिंग में, कंपनीज एक्ट को 29 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो चैप्टर नंबर 20 का जो पूरा ब्लॉक है, दिस इज रिलेटेड टू फॉरेन कंपनी एंड कंप्लायंसेस। देखें, सबसे पहला सेक्शन 380 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। इट लेज डाउन दैट एवरी फॉरेन कंपनी which establishes a place of business in India must within 30 days of the establishment file with ROC for registration। तो 30 days में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में क्या देना पड़ेगा, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर, स्टैच्यू और मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी और अदर इंस्ट्रूमेंट कंस्टिट्यूटिंग or defining the constitution of the company, and if the instrument is not in English language, certified
ट्रांसलेशन दे रहे हो। तो इन शॉर्ट आपको आपका मेजर चार्टर या मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में हो तो अच्छा है, नहीं है तो फिर ट्रांसलेट करवा के सबमिट करो, ये क्राइटेरिया रहेगा। फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, ये उस कंट्री में जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो तो वहाँ का रजिस्टर्ड जो ऑफिस होगा उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स सेक्रेटरीज ऑफ द कंपनी containing such particulars as may be prescribed. Name and address or the name and addresses of one or more person resident in India authorized to accept on behalf of the company service of process and any notices or other documents required to be served. लोकेशन तो बतानी पड़ेगी कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, नोटिस भेजना है तो कहाँ भेजेंगे। फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ कंपनी इन इंडिया, ठीक है, इम्प्लाइड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में क्या है वो बताओ। कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में अगर आप ओपन कर रहे हो या कोई ब्रांच को क्लोज कर रहे हो उसका अपडेट भी आपको इमीडिएटली आरओसी को देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया हैज एवर बीन कन्विक्टेड और डीबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। पास्ट में आपकी तरफ से ऐसे कोई नॉन कंप्लायंसेज या आपके ऊपर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है एज अ डायरेक्टर, ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो उन पर कोई मैटर चल रहा है या कोई केस हो चुका है तो बताना पड़ेगा। एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो मांग सकते हैं। फॉरेन कंपनीज पे थोड़ा कंप्लायंस का बर्डन ज़्यादा रखते हैं। एक तो दूसरे कंट्री से आए हो, वहाँ क्या करते हो पता नहीं है, तो जब तक वो डिटेल नहीं पता होगी यहाँ कैसे अलाउ करेंगे। तो आपका जो होम कंट्री है वहाँ के कंप्लायंसेस के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, वहाँ का फिनेंशियल अपडेट भी देना पड़ेगा कि पता चले कंपनी वहाँ ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं। पता चला वहाँ सब बैंकरप्ट हो चुका है, यहाँ भी होने वाला है, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ मालूम नहीं है, तो ऐसा रिस्क ले नहीं सकते। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगते हैं। इंडियन कंपनी का तो वैसे भी सारा लोकल डेटा है ही उनके पास, बट फॉरेन कंपनी वाले केस में वहाँ के रिकॉर्ड्स भी आपसे मांगे जाएंगे और वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नेक्स्ट, एवरी फॉरेन कंपनी हैज टू एंश्योर दैट द नेम ऑफ द कंपनी, द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फैक्ट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी इज एग्जिबिटेड इन द स्पेसिफाइड प्लेसेस और डॉक्यूमेंट्स। जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप इशू करते हो, कंपनी की वेबसाइट है, आपका ऑफिस है, उसमें कोई नोटिस बोर्ड है, तो वहाँ पे ये सब बेसिक डिटेल्स है ना आपको मेंशन करके रखनी चाहिए फॉर क्लैरिफिकेशन। तो ये एक बेसिक कंप्लायंस हो गया। नेक्स्ट 381, फॉरेन कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, बैलेंस शीट पीएनएल की जो कॉपी है आरओसी को सबमिट करनी है फॉर एवरी कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर वाला फॉर्मेट है। उसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल ईयर फॉलो होते हैं। अपने यहाँ अप्रैल टू मार्च वाला सिस्टम है, हर कंट्री में नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी जगह जैन टू दिसंबर वाला सिस्टम है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो एक कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर वो फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर रही है और उसके होम कंट्री में वो लोग सारा कैलेंडर ईयर वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो उनको अलाउ किया जाता है कि यहाँ पे भी आप अकाउंट्स वैसे सबमिट कर सकते हो, दैट इज ओके, तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं आता। दीज अकाउंट शुड बी अकम्पनीड बाय लिस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड बाय द फॉरेन कंपनी इन इंडिया, ठीक है, वो सेम कंप्लायंस है। फिर 376 में, वेयर अ फॉरेन कंपनी विच हैज बीन कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया ceases to carry on such business, it may be wound up as an unregistered company even though the company has been dissolved or ceased to exist under the laws of the country in which it was incorporated। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि आप जो फॉरेन कंपनी इंडिया में चला रहे हो उसको डिसॉल्व करने की बात कर रहे हो, और आपकी जो होम कंट्री है जहाँ से आप आए हो वहाँ पे आपका बिजनेस जो है वो ऑलरेडी सीज टू एग्जिस्ट या डिसॉल्व हो चुका है। तो आप ये समझ लो कि जो सोर्स है जब वही खत्म हो चुका है, तो अब यहाँ पे जो फॉरेन कंपनी बची है जिसको भी डिसॉल्व भी करना है, तो उसका कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ब्रांच है लेकिन हेड ऑफिस ही नहीं, ये वैसी बात होगी। तो फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज अ अनरजिस्टर्ड कंपनी। तो जब डिसोल्यूशन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोसीजर में वेरिएशन आ सकता है। उससे ज़्यादा अपने को इसमें कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है कि प्रोसीजर में वेरिएशन आएगा, आपको अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, तो उसमें अगर कोई और एक्स्ट्रा कंप्लायंस करने को बोलेंगे तो वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, जो इतनी ही याद रखोगे तो चलेगा। 379 में, where not less than 50% of the paid up capital, whether equity or preference or partly equity partly preference of a foreign company is held by one or more citizens of India, मतलब 50% से कम नहीं होनी चाहिए, 50% और मोर। तो किसी इंडियन सिटीजन या फिर इंडिया की कोई लोकल बॉडी कॉर्पोरेट के पास इंडिविजुअली या एग्रीगेट में अगर इतना होल्डिंग है, सच कंपनी शैल कंप्लाई विद सच प्रोविजंस एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन इंडिया एज इफ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया ना, फॉरेन कंपनी है बट उसका मेजोरिटी जो स्टेक है वो तो इंडियंस के पास है, तो उसको इंडियन कंपनी की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ऐसे ही माना जाएगा एज इफ कि वो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो रूल रेगुलेशंस में वो इंडियन कंपनी वाले रूल उन पर ज़्यादा लगेंगे, फॉरेन कंपनी वाले कम, क्योंकि होल्डिंग हमारे पास है ना, इसीलिए, ठीक है। और ऐसा होता भी है ना, फॉरेन कंपनीज भी बहुत सारी हैं जहाँ पे इंडियन इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ गया। अभी इंडिपेंडेंस डे का ओकेजन था, तो एक आर्टिकल आया था, उसमें उन्होंने बताया कि यूके की बड़ी बड़ी टॉप 10 कंपनीज की कुछ लिस्ट थी,
जिनके ओनर्स अब इंडियंस है। मतलब वो उन्होंने एक कंपैरिजन किया था कि एक टाइम पे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, आज सिचुएशन डिफरेंट है। तो यूके के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जितने भी क्रिएट हुए उसमें से 10 ब्रांड्स की पूरी लिस्ट थी कि जब इनके ओनर्स जो है वो इंडियन जो है ओनर्स हो चुके हैं, इंडियन कंपनीज ने उनको टेक ओवर कर लिया। पॉपुलर ब्रांड्स थे, एक तो जैगुआर, लैंड रोवर, रेंज रोवर की जो कार्स है वो टाटा ग्रुप ने परचेज कर ली, दैट इज अ ब्रिटिश कंपनी। टेटली की जो टी का ब्रांड है वो भी अब टाटा ग्रुप के पास ही है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स, आर्सेलर और एक और कोरस, कोरस करके एक है ना, वो है अपना स्टील कंपनी है, कोरस ब्रांड है, वो स्टील कंपनी भी टाटा ने अक्वायर कर ली। तो ऐसे बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनको इंडियंस ने ओन किया है। और सबसे लास्ट में नाम आया ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी था लिस्ट में। बोले ईस्ट इंडिया कंपनी वही जो ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में आए थे अपने ऊपर रूल करने और ट्रेड करने के नाम से, अब वो कंपनी भी किसी इंडियन ने बाई कर रखी है और वो कंपनी को उसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया। तो उसमें वो लोग ऑनलाइन गुड्स को सेल करते हैं, कंज्यूमर गुड्स, लेकिन वो कंपनी एग्जिस्ट करती है लेकिन ओनर अब इंडियन है। तो ये तो एक फैक्ट, मतलब ट्रिवियल फैक्ट हो गया ना कि वो अपने ऊपर रूल करने आए थे, आज एक इंडियन ने वो कंपनी खरीद ली। तो ये तो अच्छी बात है अपनी, ठीक है। वैसा वैसे वो लिस्ट आई थी कि टॉप 10 बड़े ब्रांड्स वहाँ के जो इंडियंस ने बाई कर लिए, तो ऐसा हो सकता है। आगे देखें। और अभी तो यूके में आपने देखा जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट में भी इंडियन है, ठीक है, ऋषि सुनक, आपने पढ़ा होगा। तो अभी वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर तो बन चुके हैं, दैट इज द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स। और अब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए भी जो कैंडिडेचर है उसमें उनका नाम सबसे आगे, तो ये भी हो सकता है। तो ये तो अलग ही गेम हो गई ना, यहाँ हम पे रूल करने आए थे, हमारा ही बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। यो टेबल्स आर टर्न्ड, वो वाली सिचुएशन हो गई। आगे देखते हैं। एज रिगार्ड्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट टू फॉरेन कंपनीज, द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 384 आर टू बी नोटेड। ये भी देखो लिस्ट दे रखी है। अब इसमें हर पॉइंट में आपको कोई दूसरा सेक्शन मिलेगा कि क्या प्रोविजंस आपको फॉलो करने, देख लेते हैं। पहले सेक्शन 71 का रेफरेंस है। इसमें बोला कि जो डिबेंचर वाले रूल्स हैं, जो हमने डिबेंचर वाले चैप्टर में पढ़ा, वो सारे रूल्स जो इंडियन कंपनी पे अप्लाई होते हैं ना, फॉरेन कंपनी पे भी होंगे। सिंपल टर्म्स में इतना ही, ठीक है। ये चैप्टर 4A में जो हम डिबेंचर्स पढ़ रहे थे वही सेक्शन है 71। 92 अपना अभी पढ़ना बाकी है, वो कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, तो वो कंडीशंस भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मैं इसी सेक्शन के रेफरेंस में आपको बता रहा हूँ। 128 की जो बात हो रही है, ये अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वाला टॉपिक है, अपने कंपनीज एक्ट में चैप्टर 8 में कवर होगा। चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट है अकाउंट्स मेंटेन करने वाला, उसमें सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। बाकी सेक्शंस पे वहां पे भी ज्यादा डिटेल में बात नहीं होने वाली है। 209, 233 ये सब अकाउंट्स का इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ अगर वर्ड्स भी ध्यान रखोगे तो ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। फोर्थ पॉइंट जो है कंपनीज एक्ट में अपना चैप्टर नंबर 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ये वहाँ पढ़ाने ही वाला हूँ, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन में वो बात हो रही है कि जो इंडियन गवर्नमेंट को अगर डाउट लगता है, अपन बात कर रहे थे ना, वो सेक्शन 89 आपको अगर याद हो, तो उसमें हमने देखा था कि पर्टिकुलरली किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट या उसका ओनरशिप किसके पास है, ये उनको पता करना। और गवर्नमेंट को लगता है कि यार कोई ब्लैक मनी वाला केस लग रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांजेक्शन वाला केस है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं ऑफिसर को अपॉइंट करके। तो वो जो पूरा ब्लॉक है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी वाला, उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि ये सारी चीजें फॉरेन कंपनी में भी हो सकती है, ये क्लैरिफाई कर दिया ऐसा। और लास्ट में 386, हैविंग अ शेयर ट्रांसफर ऑफिस और रजिस्ट्रेशन ऑफिस विल कंस्टिट्यूट अ प्लेस ऑफ बिजनेस। इन शॉर्ट, आपने इंडिया में कोई ऐसा ऑफिस सेटअप कर रखा है तो प्लेस ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। आप किसी भी नाम से प्रीमाइसिस सेटअप करो, प्लेस ऑफ बिजनेस तो मानी जाएगी, ये क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी वाला ये जो पूरा एक इनिशियल उसका डेटा था वो कवर हो गया है यहाँ पे। अब इसके साथ साथ फॉरेन कंपनी के केस में उन्होंने ब्रांच ऑफिस के बारे में भी समझाया हुआ है, तो भी एक बेसिक मैटर है, उसके साथ रिलेट कर लेते हैं। देखिए लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं। फॉरेन कंपनीज एज दे ग्रो सीक टू एक्सपांड देयर बिजनेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिसेज अचीव्स स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, ये तो होता ही है, बहुत कॉमन चीज है। दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स द रूट टू बी टेकन बाय दीज फॉरेन कंपनीज इन एस्टैब्लिशिंग देयर ब्रांचेस एंड द कंप्लायंस टू बी मेट इन द प्रोसेस। टेक्निकल बात कर रहे हैं कि ब्रांच ऑफिस सेटअप करना आपको पता है, लेकिन ये टेक्निकली किस तरीके से, किस रूट से होता है, उसकी बात हो रही है। फोकसिंग सोलली ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिसेज एंड नॉट द लायजन और प्रोजेक्ट ऑफिस, आगे बात करेंगे इस पे। ब्रांच ऑफिसेज हेल्प कंपनीज विद एन ईजियर मैनेजमेंट ऑफ देयर बिजनेस इन पर्टिकुलर एरियाज। अ ब्रांच ऑफिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेरेंट कंपनी। ये सब बातें आप जानते हो कि ब्रांच ऑफिस क्या होती है, मेन हेड ऑफिस का एक्सटेंडेड वर्जन हो गया, वैसे ही डिफाइन किया। नीचे वापस से फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन आ गई, वो रिपीटेटिव है, और उसमें क्लैरिफाई ये किया है कि डेफिनेशन के अंदर ब्रांच ऑफिस इंक्लूड होती है, तो मेन फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में ये टर्म कवर हो जाएगा, ये बता रहे हैं। आरबीआई ने फेमा के एक्ट के हिसाब से रूल्स बना रखे हैं कि फॉरेन कंपनी को इंडिया में ब्रांच ऑफिस सेटअप करनी हो तो क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। नीचे रेफरेंस दिया भी है, नोटिफिकेशन, सेक्शन नंबर, ये सब समझाया हुआ है,
और इसमें बोला है कि आरबीआई जो है वो डायरेक्शंस इशू करेंगे टू द ऑथोराइज पर्सन रिगार्डिंग द रेगुलेशंस टू बी फॉलोड व्हेन कंडक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस with the customers or constituents. Branch office that were established in the pre-FEMA period are now required to regularize their offices under the FEMA through RBI as per the recent regulations. अगर पहले से आपका सेटअप था और ये रूल्स बाद में आए तो भी आपको अब फॉलो करने पड़ेंगे, सबके लिए एप्लीकेबल है, क्लैरिफाई कर दिया। ओके, आगे देखें। मास्टर डायरेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया बाय फॉरेन एंटिटीज। तो आपको कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं, स्टार्टिंग में तो वही बात रिपीट की, आरबीआई और फेमा वाली। आगे चलते हैं, इसमें एफडीआई वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो आने वाले हैं। अब ग्रुप 2 में अगर आपने पढ़ा होगा ये सब तो थोड़ा आपको इसका आइडिया होगा, अदरवाइज अपने देख लेते हैं। एफडीआई के बारे में बेसिक बात आपको यहाँ बता देता हूँ कि भाई एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो आएगा उसमें एक वो ऑटोमेटिक रूट है, एक अप्रूवल रूट वाला सिस्टम है। ऑटोमेटिक रूट में आप कुछ लिमिट तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कंप्लायंसेस या परमिशंस की नीड नहीं है। अप्रूवल रूट में क्या होगा, फिर आपको गवर्नमेंट एंटिटीज से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अलाउ करेंगे उसके बाद आ सकते हैं। तो ये बेसिक बात जो एफडीआई की वो इतने लेवल पे होती है। अब पॉइंट ये है कि एफडीआई वाला जो भी सिस्टम है यहाँ पे इस सब्जेक्ट में अपने ग्रुप 1 में इतना डिटेल में नहीं है, ये सारा आपका ग्रुप 2 का पार्ट है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आप आगे पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल में आ जाएगा। यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल पे एक पॉइंट जितना ध्यान में रखो तो बेटर है, जितना डिटेल में जाएंगे वो कंटेंट बढ़ता रहेगा। और अभी अपने काम का नहीं, इसको अपने इतना ही रखें। आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। आरबीआई ने और क्या चीजें बोली है कंसिडर करने के लिए, तो ट्रैक रिकॉर्ड की बात हो रही है। ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करो, सबमिट करो। और क्या आपके जो होम कंट्री का ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो भी मांगेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वहां क्या करते हो वो बताओ, तो पता चलेगा यहाँ पे आपको कैसे ट्रीट करना है, अलाउ करना है, नहीं करना है। नेटवर्थ के बारे में बात की है। फिर बोला एप्लीकेशन फ्रॉम फॉरेन कंपनी फॉर ओपनिंग सच ऑफिस इन इंडिया शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, शैल बी फॉरवर्डेड बाय द एडी कैटेगरी 1 बैंक टू द जनरल मैनेजर आरबीआई। ये पूरा एड्रेस दे रखा है कि भाई ये बैंक के थ्रू एक एप्लीकेशन होगा, आरबीआई के पास रिक्वेस्ट जाएगी, फिर उनको अलाउ किया जाएगा। वो प्रोसीजर आपको समझाया हुआ है, वो पूरा एड्रेस और वो सब कुछ याद नहीं रखना है। हु शैल प्रोसेस द एप्लीकेशन इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस दे रखे हैं। अब ये सब मैटर्स में इनको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बोलने का मतलब ये है परमिशन देने से पहले ये सारे कंप्लायंसेस करवाएंगे, फिर सोचेंगे अलाउ करना है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट देख लो, आपको समझ आ जाएगा क्यों ये सब इतना कॉम्प्लेक्स उसको सिस्टम बना रहे। एप्लीकेंट इज अ सिटीजन ऑफ और इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। पता नहीं ऐसे कोई एप्लीकेशन आती भी होगी या नहीं, ये बिना एप्लीकेशन दिए आ जाते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है, एप्लीकेशन नहीं देते। ठीक है, तो वहां से अगर कोई एप्लीकेशन आ जाती है तो उनको तो ऑब्वियसली ऐसे डायरेक्टली अलाउ कर ही नहीं सकते, तो सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे और लास्ट में ना बोल देंगे। कौन रिस्क लेगा। आगे, द एप्लीकेंट इज अ सिटीजन ऑफ और इज रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन द गिवन कंट्रीज। ये सारी लोकेशंस हैं और ये लोग ब्रांचेस इंडिया में ओपन करने की बात कर रहे हैं। एंड द एप्लीकेशन इज फॉर ओपनिंग सच ऑफिस इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार आइलैंड। एक तो कंट्रीज देख लो कौन से, और उसके बाद इनको ऑफिस कहाँ खोलना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है क्या सिचुएशन है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कहीं ना कहीं चाइना का इंटरफियरेंस होने की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। और जो कंट्री ऊपर दिख रहे हैं उसमें चाइना, हांगकांग, मकाओ लिखा हुआ ही है। चाइना तो ये सब अपना ही मानता है। ताइवान भी बोले हमारा है, हांगकांग भी हमारा है, मकाओ भी हमारा ही है, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। बोले थोड़ा और अलाउ करोगे तो नेपाल, भूटान वो भी ले लेंगे, तिब्बत वाला एरिया तो हमारा है। तो पूरा जितना भी आजू बाजू की बॉर्डर है ना उसमें जो जगह मिलती है वो अपना झंडा लगा देता है कि ये जगह हमारी है। ठीक है, तो वो सिस्टम है। वो लोकल ट्रेन वाला सिस्टम नहीं जहाँ रुमाल रखा सीट अपनी होती, ये रुमाल लेके ही घूमता है। ठीक है, अभी ताइवान वाला तो मैटर आपने देखा ही होगा, वो उनकी तो हिस्ट्री वैसी, वो था पहले चाइना का ही पार्ट, लेकिन फिर वो दो पॉलिटिकल पार्टीज का फाइट हुआ, एक ग्रुप ताइवान चला गया, बाकी पीपल्स, एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ओरिजिनल चाइना आप जो जानते हो, ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। बोले इसमें भी तुम लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाते हो, कम से कम नाम तो अलग अलग सोच लेते। ताइवान का एक्चुअल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो मेन चाइना को अपने जानते हैं दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक्चुअली पीपल की वहां कुछ चलती नहीं है, कम्युनिस्ट है, लेकिन दिखाने के लिए नाम रखा है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, के लोगों की हम बात सुनते हैं जबकि सुनते नहीं है, वैसा है। तो ये डिफरेंस है। तो ये सब डिस्प्यूट्स वहाँ चलते रहते हैं। इसलिए बोला है कि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में तो चाइना का बहुत इंटरफियरेंस है, वो अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखाते हैं। एक्चुअली में ऐसा है, और बीच में भी वो डिस्प्यूट हुआ था, बाउंड्री, वो बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनको बताना पड़ता है कि भाई अपने देश में जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। उनको समझ भी नहीं आता, मानते ही नहीं है, फिर धीरे धीरे करके समझा के भगाना पड़ता है। ये इंटेंशनली ना अपनी कंट्री, अपने गवर्नमेंट को बिजी रखते हैं कि तुमको बॉर्डर पे परेशान करते रहेंगे तो तुम्हारा ध्यान यही रहेगा। तो वो सब डाइवर्ट करने वाली चीजें वो करते हैं, इसलिए इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द एप्लीकेंट फॉल्स इन द 4 सेक्टर्स। अब ये सेक्टर वाइज रिस्क हो गया ना,
डिफेंस, टेलीकॉम, प्राइवेट सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। आजकल जो वॉर करने का तरीका है ना, वो बॉर्डर पे लड़ने वाली चीज़ नहीं है। आजकल वॉर के ऑल्टरनेट बहुत सारे तरीके हैं। एक जो कोविड वाली सिचुएशन थी वो उसी की बात हो रही थी, बायोलॉजिकल वेपन बोल रहे हैं उसको। तो वायरस फैला दो, अब वो देश अपने देश में लोगों को बचाएगा, वायरस से बचाएगा, या बॉर्डर पे हमारे साथ लड़ेगा। तो ये एक तरीका हो गया। केमिकल वेपन्स वाला हो गया। ये सब चीज़ें जो है वो लोग ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। टेक्नोलॉजी को वेपन की तरह बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिफेंस और ये सब टेलीफोन सिस्टम जो है, इनको प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है। और इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है। जो चाइनीज़ ऐप्स और ये सबको बैन करने की बातें हुई थी, उसका रीज़न वही था। क्योंकि पूरा अगर डेटा या पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब अगर किसी कंट्री के कंट्रोल में आ गया, तो वो आपके सिस्टम की क्या हालत कर सकते हैं आप सोचो। आप ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑपरेट नहीं कर पाओगे, फंड्स ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। हर चीज़ अगर हैक हो गई तो आपके फंड्स भी ब्लॉक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। टेलीकॉम कम्युनिकेशन पूरा सिस्टम पूरे कंट्री का ब्लॉक हो सकता है, तो मैनेज कैसे करेंगे। तो इसलिए उनको ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखने पड़ते हैं कि भाई ये सब सेक्टर से इनको दूर रखो, और ऐसे कंट्रीज को तो बिल्कुल अलाउ मत करो जहाँ से थ्रेट आने के पूरे चांस है। अब अफगानिस्तान लिखा हुआ है, इनकी भी हालत आपको पता ही है क्या है। बेचारे परेशान हो गए, पूरा 1 साल हो गया वहाँ पे जो तालिबान वाली गवर्नमेंट आ गई उसको, पर कंट्री की हालत क्या की होगी मालूम ही नहीं। तो डिफेंस, टेलीकॉम, प्राइवेट सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये सब सेक्टर्स में खास ध्यान देना पड़ेगा। फिर बोला हाउएवर फर्दर इन द केस ऑफ प्रपोजल ऑफ ओपनिंग प्रोजेक्ट ऑफिस, जो भी ब्रांच ऑफिस वो बोल रहे हैं, रिलेटिंग टू डिफेंस सेक्टर, नो सेपरेट रेफरेंस और अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया shall be required if the said non-resident applicant has been awarded a contract by or entered into an agreement with the Ministry of Defence। अब ये तो implied था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो गई ना, तो अगर उनके साथ डायरेक्ट अग्रीमेंट हो चुका है तो फिर वापस सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की कोई जरूरत है ही नहीं, वो इम्प्लाइड हो गया कि परमिशन मिल चुकी है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है। द टर्म परमिशन यूज्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड जनरल परमिशन इफ एनी अवेलेबल अंडर द एफडीआई इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव 4 सेक्टर्स। ठीक है, वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन है। द एप्लीकेंट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी, एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, ये सब लोग आएंगे तो भी कंप्लायंसेस एक बार थोड़ा स्ट्रिक्टली चेक करने पड़ेंगे, ऐसा बोला हुआ है। However, if such entities engage partly or wholly in any of the activities covered under the Foreign Contribution Act, they shall obtain a certificate of registration under the given act and shall not seek permission। अगर वहां का रजिस्ट्रेशन है तो फिर परमिशन की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन बाय द फॉरेन कंपनी। अच्छा, ये वो बैंकिंग सिस्टम वाला और आरबीआई वाला पॉइंट बोला हुआ है। अब ये एडी कैटेगरी 1 बैंक वाला थोड़ा पॉइंट मुझे भी रिफर करना पड़ेगा, तो अभी मैं इसको पेंडिंग छोड़ देता हूँ, वही बेटर है। एक बार वेरीफाई करके फिर कुछ पॉइंट ऐड ऑन कराना होगा तो करा दूंगा, अभी जाने दो। हाँ, मेरे रेफरेंस में नहीं है, एक बार रिफर करके बता दूंगा। आपको पता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ही देख लो ना डायरेक्टली, फंडिंग ऑफ द ब्रांच ऑफिस बाय द फॉरेन कंपनी। इसमें सिर्फ हेडिंग दे रखी है, उतनी इनफ है। ब्रांच ऑफिस को फंड करना हो फॉरेन कंपनी की हेड ऑफिस से, तो फंडिंग कैसे आ सकती है उसके लिए बोला हुआ है। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बोरोइंग्स, यूजुअल मोड ऑफ फंडिंग वही हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक्टिविटीज एक रीडिंग लिस्ट है कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस ब्रांच ऑफिस यहाँ पे कर सकती है, फॉरेन कंपनी कर सकती है, उसमें आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पॉइंट आराम से कवर हो जाएगा। नॉर्मल ट्रांजैक्शन ही दे रखते हैं। और लास्ट में आ गया आपका एनेक्स्चर। आपको ध्यान में है एनेक्स्चर का क्या करना है, ठीक है, तो एक बार उसको आप रेफर करके देख लो क्या बोला हुआ है। दोस्तों ये एडी कैटेगरी 1 वाला बाकी रखते हैं, बाकी सारी चीजें इसमें कंप्लीट। ठीक है, बस आज के लिए काफी है।